हमने कोयला, लोहा और कपास की कताई बुनाई पढ़ा। अब हमको पढ़ना है कि भाप की शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। भाप की शक्ति से बड़ी मात्रा में शक्ति उत्पन्न हो सकती है। उच्च तापमान पर भाप की शक्ति दबाव पैदा करती है और इस दबाव से कई मशीनें चलाई जा सकती हैं। ये जो जानकारी मिली लोगों को या आविष्कारकों को, इसका सर्वप्रथम उपयोग खनन उद्योग में किया गया। खनन उद्योग मतलब जहां से कि खोद करके खनिज निकाले जाते थे। जो कोयले की खदानें होती थीं, उनमें आज कोयले की खदानें हर जगह, उसमें एक समस्या है कि उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि कोयले की खदानें हमेशा नदी के पास में होती हैं और पानी भर जाने से बहुत नुकसान होता है, जान माल को बहुत नुकसान होता है। तो थॉमस सेवरी नाम के एक आविष्कारक ने खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन कम गहराई में काम करते थे और जब अधिक दबाव आ जाता था, जब पानी भरता था, तो इनका बॉयलर फट जाता था। इससे ये सूचना मिल जाती थी कि पानी खदान में भर रहा है। ये खनन मित्र का एक चित्र है जो कि बनाया गया था। 1769 में भाप के इंजन का इस्तेमाल केवल कोयले की खदानों में ही किया जाता था। जेम्स वॉट ने इसका उपयोग एक चालक के रूप में किया, जिससे कि भाप का उपयोग करके शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा या शक्ति मिल सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक वॉट का इंजन जो है वो सोहो की फाउंड्री, सोहो एक जगह का नाम है, फाउंड्री जहां लोहे का काम किया जाता है, वहां पे बड़ी मात्रा में इस तरीके के इंजन जेम्स वॉट के इंजन बनने लगे। ये जो है जेम्स वॉट का भाप इंजन है जो कि उस समय इस्तेमाल किया जाता था। 1800 ईस्वी के बाद हल्की और मजबूत धातुएं आई, सटीक मशीनी औजार बने जिनसे कि बहुत अच्छे सामान बन सकते थे और वैज्ञानिक जानकारी भी बढ़ी। इन तीनों चीजों की वजह से इंजन प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ और ब्रिटेन में जो भाप का इंजन इस्तेमाल होता था वो पूरे यूरोप से 70% इंजन जो है उसका उपयोग ब्रिटेन में किया जाता था। मतलब कहने का कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में जितना उपयोग भाप के इंजन का होता था, उसका 70% जो भाग है वो ब्रिटेन में ही इस्तेमाल या उत्पादन किया जाता था। धीरे धीरे नहरें और रेलों का उपयोग भी बढ़ गया। कोयले को एक जगह से दूसरी, क्योंकि पहले कोयला जो है वो शक्ति के स्रोत में उसका उपयोग किया जाता था, तो कोयले को एक जगह से दूसरी जगह उद्योगों में ले जाया जाता था। लेकिन सड़क मार्ग से कोयला ले जाना बहुत ही एक भारी होता था कोयला, और बहुत खर्चीला भी होता था और बहुत समय भी लेता था। इसलिए नहरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। नाव में कोयले को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा। पहली नहर जो इंग्लैंड में बनी वो थी वर्सली कनाल के नाम से जानी जाती थी। कनाल नहर को इंग्लिश में कनाल कहते हैं और इसका निर्माण 1761 में जेम्स ब्रिंडले द्वारा किया गया था। ये देखें आप, इस तरीके की नहरें होती थीं जिसमें नाव पर कोयले को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये एक बड़ा सस्ता आवागमन का साधन था। नहरों को आपस में जोड़ने से जहां पे नहरें थीं वहां पे नए नए शहरों में बाजार बन गए, जहां पे कि सामान आता था और उन शहरों बाजारों में बिकता था। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ क्योंकि वह नहर प्रणाली के मध्य में था। 1788 से 96 की अवधि कनाल मेनिया या नहरोन्माद के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस समय बहुत सारी नहरें बनी। 46 नई परियोजनाएं प्रारंभ हुई। सब लोगों को लगने लग गया कि भाई नहर जो है उससे वो बहुत फायदेमंद है, उससे आवागमन, उससे सामान ले जाना, लोगों को लाना ले जाना, और इसलिए बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में इस अवधि 1788 से 1796 के बीच में बहुत सारी नहरें इंग्लैंड में बनाई गई। लेकिन 1830 के दशक तक आते आते नहरों के रास्ते जो परिवहन हो रहा था उसमें कई समस्याएं दिखाई देने लगी। अब हर कोई नहर से ही परिवहन करना चाहता था, सामान ले जाना चाहता था। इसके कारण जलपोत की बहुत भीड़ बढ़ गई और मतलब एक तरीके से कहें तो नहरों में बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे कि आवागमन की गति क्या हो गई, बहुत धीमी पड़ गई। फिर अगर बारिश नहीं होती थी तो सूखा हो जाता था, तो नहरों में पानी नहीं रहता था, और अगर बारिश ज्यादा होती थी तो बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण नहर में आवागमन नहीं किया जा सकता था। तो नहरों का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह रेल मार्ग का परिवहन अब एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा।
अब लोग बाग नहरों की जगह पे रेल मार्ग पे ज्यादा निर्भर करने लगे। रेलवे में भी कई तरीके के नए आविष्कार हुए, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया और रेलगाड़ी परिवहन का नया साधन बन गई। रेलगाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि ये वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, इस पे मौसम का बहुत ज्यादा असर नहीं होता था। रेलगाड़ी नहरों पे जो आवागमन होता था उसके मुकाबले में ज्यादा तेज थी और वह माल और यात्री दोनों को ढो सकती थी और इससे लोग बाग और सामान एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से जा सकते थे। ये है स्टीफेंसन का रॉकेट, जो इंजन जो कि उस समय इस्तेमाल किया जाने लगा। रॉकेट यानी जो बहुत तेज गति से चलता है, उस जमाने के हिसाब से ये जो इंजन है ये बड़ी तेज गति से रेलगाड़ी को खींचता था। 1760 में लोहे की पटरी की स्थान पर लोहे की पटरी ने लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। हमने पढ़ा है कि लोहे में बहुत सारे नए तकनीक आ गए थे। अब बहुत मजबूत और बहुत अच्छे किस्म का कोयला लोहा उत्पादन होने लगा था और इस लोहे की पटरी का इस्तेमाल अब रेलवे के लिए किया जाने लगा और अच्छे और मजबूत किस्म का लोहा उत्पादन होने के कारण ये लोहे की पटरी काफी भार को वहन कर सकती थी, रेलगाड़ी के काफी भार को वहन कर सकती थी। इस लोहे की पटरी पर भाप के इंजन से रेल के डब्बों की खिंचाई होने लगी। रिचर्ड ट्रेवेथिक ने 1801 में फुफकारने वाला दानव नाम के इंजन का आविष्कार किया और यह इंजन ट्रेन को खान के चारों ओर ले जाता था। और इसको फुफकारने वाला दानव क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो है एक दानव या राक्षस जैसा ताकतवर इंजन था जो कि खान या खदान में सामान को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाता आता था। यह है आपका फुफकारने वाला दानव जो ट्रेवेथिक ने बनाया था, जो इंजन था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था और ये 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पहाड़ी पर माल को ढो सकता था। उस जमाने में 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार बहुत तेज थी और पहाड़ी पर यानी ये बड़ा शक्तिशाली इंजन था जो कि सामान को पहाड़ी पर ढो करके ले जाता था। 1830 से 1850 के बीच में ब्रिटेन में लगभग 6000 किलोमीटर रेल पथ बिछ गया और इसका आवागमन होने लगा। हम अगर इसकी तुलना करें तो 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जो कि बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी और उससे काफी पहले ब्रिटेन में रेलगाड़ियां चलना शुरू हो चुकी थी और 1850 तक आते आते तक तो ब्रिटेन में बहुत लंबा रेलवे का जाल बिछ गया था। आपको मालूम ही है जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1830 से 1850, इस समय अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे। इस रेल के विकास के कारण लोहे और कोयले की मात्रा का बहुत भारी उपयोग हुआ और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया। कोयले का खनन, लोहे का खनन, लोहे और कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रेलवे के जरिए, इन सारी चीजों से बड़ी मात्रा में लोगों को काम मिला। बहुत निर्माण भी हुआ और बहुत सारी कल्याणकारी कार्य भी किए गए। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया था। इंग्लैंड के हर कोने में रेलवे की पहुंच हो गई थी। इन सारे जो तकनीकी विकास हुए, भले ही वो कोयले लोहे में हो या कपास के कताई बुनाई में हो या भाप के इस्तेमाल में हो और या रेलवे में हो, इससे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में इंग्लैंड के बहुत परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मतलब जो जीवन है बिल्कुल परिवर्तित हो गया। जो बहुत धनवान लोग थे, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने उद्योगों में बहुत पूंजी निवेश की थी। उनको ये लगता था कि इस पूंजी निवेश से हमें बहुत मुनाफा होगा और हमारा धन कई गुना बढ़ जाएगा। धन में बढ़ोतरी हुई, सेवाओं में, ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी हुई और उत्पादक कुशलता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि मशीनों का उपयोग होने लगा, इसलिए कम समय में ज्यादा सामान का उत्पादन होने लगा।
माल एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लग गया, लोगों की आय भी बढ़ गई, ज्ञान भी लोगों का बढ़ा, नई नई जैसे जैसे तकनीक आती गई उन तकनीकों में और सुधार किया जाने की कोशिश की जाने लगी ताकि वो और ज्यादा मुनाफे का धंधा या काम हो जाए, इसलिए ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इन सारी चीजों से जीवन इंग्लैंड में उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। लेकिन सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हुए। शहरों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इस जनसंख्या के बढ़ने का कारण क्या था कि गांव से लोग बाग पलायन कर करके शहरों में आ रहे थे उद्योगों में काम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से शहरों में जनसंख्या बढ़ी उस तरीके से रहन सहन के साधनों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि रहने का जो तरीका था या जो रहन सहन की जो स्तर था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। उद्योगों के आसपास बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे या छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मकान बनाए जाते थे जो कि बहुत ही गंदे बस्तियां होती थीं। उनकी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, उनमें मजदूर रहते थे और उनको रहने का और कोई दूसरी जगह नहीं होती थी, इसलिए वो मजबूर थे कि वो उन गंदी बस्तियों में ही रहें। और उन जगहों पे ना तो सफाई होती थी, ना साफ पानी की व्यवस्था होती थी, ना ही किसी तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल, इस तरीके की कोई चीज नहीं होती थी। और जो उद्योगपति थे या जो अमीर लोग थे वो शहरों से बाहर जो उपनगर बने हुए थे जो कि साफ सुथरे थे, जहां साफ हवा पानी मकान था, वहां पे वो लोग रहते थे। तो मजदूरों की स्थिति तो बहुत खराब हो गई और जो अमीर उद्योगपति हैं वो और ज्यादा समृद्ध होते गए। तो इस औद्योगिक क्रांति में जो एक बहुत बड़ा जिनका हाथ था वो थे मजदूर, लेकिन मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। 1842 में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें ये पता चला कि मजदूरों की औसत आयु नगरों में रहने वाले अन्य लोगों से बहुत कम थी। औसत आयु बच्चों क्या होता है? औसत आयु का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन मजदूरों की औसत आयु बर्मिंघम, मैनचेस्टर और डर्बी ये बहुत बड़े औद्योगिक केंद्र थे उस जमाने में इंग्लैंड में। तो बर्मिंघम में औसत आयु मजदूरों की 15 वर्ष थी, मैनचेस्टर में 17 वर्ष थी और डर्बी में 21 वर्ष मात्र थी। ग्रामीण लोगों की तुलना में मजदूर जो नगरों में काम कर रहे थे वो बहुत ही छोटी उम्र में मर जाते थे। और उनके मरने के क्या कारण थे? क्योंकि साफ सफाई रहने की नहीं थी, पानी गंदा रहता था, बहुत सारी जो वायु प्रदूषण जल प्रदूषण के कारण जो बीमारियां फैलती थीं उनके कारण ये मजदूर जो हैं वो बहुत कम आयु में ही ये खत्म हो जाते थे। उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं भी इतनी नहीं विकसित थीं कि इन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और जो स्वास्थ्य केंद्र थे उसमें जो लोग पदस्थ थे उनको इन बीमारियों का क्या इलाज है जो इन प्रदूषण के कारण होती थी उनके बारे में भी उनको पता नहीं होता था। तो स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण मजदूर बहुत कम आयु में बीमारियों से और खराब स्वास्थ्य के कारण वो मर जाते थे। ये देखें आप, बहुत खराब स्थिति में मजदूर रहते थे। ये बहुत गंदी बस्तियां हैं, एकदम बहुत एक दूसरे से घुसी हुई, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे कमरे, जहां पे किसी भी तरीके की कोई सुविधा, साफ हवा पानी की कोई सुविधा नहीं थी। ये जो औद्योगिकरण हुआ इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान था वो औरतों और बच्चों का था। औरतें और बच्चे हमेशा से काम कर रहे थे। औरतें घर का काम भी करती थीं और साथ साथ वो सूत काटने का काम और दूसरे छोटे मोटे जो उत्पादन के काम है वो घरों में करती थी। बच्चे भी हमेशा अपने परिवार के साथ काम करते थे। लेकिन अब उद्योगों की स्थापना होने के कारण महिलाओं को घर से बाहर जाकर के उद्योगों में काम करना पड़ता था, क्योंकि एक अकेले जो पुरुष सदस्य की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल पाता था। तो महिलाओं को घर का खर्च पूरा करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए उनको काम करना होता था। जब महिलाओं को काम करना पड़ा और बच्चों को भी काम करने के लिए उद्योगों में जाना पड़ा, उसी समय मशीनों का भी उपयोग होने लगा और मशीनों के उपयोग से क्या हुआ कि मजदूरों की जरूरत कम हो गई, तो रोजगार के अवसर भी कम हो गए। इससे क्या हुआ कि अब मजबूरी में इन महिलाओं को और बच्चों को बहुत ही खराब स्थिति में जैसा भी काम मिले
वैसा उनको उद्योगों में करने के लिए वो बाध्य हो गए। वहां उनको बड़े कठोर अनुशासन में, दंड की बहुत ही भयावह परिस्थितियों में और कई घंटों, जिसका कि कोई वो नहीं था कि कितने घंटे तक ये महिलाएं और बच्चे काम करेंगे, एक जैसे काम करना पड़ता था। उद्योगपति महिलाओं और बच्चों को काम पर लगाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनको कम मजदूरी में काम कराया जा सकता था और उद्योगपतियों का विरोध ये महिलाएं और बच्चे नहीं करते थे। अगर पुरुष मजदूर होते थे तो वो इनका विरोध भी कर पाते थे और खराब स्थितियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते थे, लेकिन ये महिलाएं और बच्चे ये चीजें नहीं करते थे। इसलिए उद्योगपति चाहते थे कि महिलाएं और बच्चे उनके उद्योगों में काम करें। लंकाशायर और यॉर्कशायर ये जगहों के नाम हैं इंग्लैंड में। वहां पे सूती कपड़ा उद्योग में महिलाओं और बच्चों को ही काम पर लगाया जाता था। रेशम, फीते बुनने के उद्योग, धातु उद्योग, इन सब में महिलाओं को अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कारण वही है कि उनको कम तनख्वाह में काम करवाया जाता था और वो किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं करेंगी, कोई विरोध नहीं करेंगी, शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगी। इस चीज को ध्यान में रख करके उद्योगपति ये चाहते थे कि महिलाओं को ही काम पर रखा जाए। बच्चे भी बहुत उद्योगों में काम करने के लिए जाते थे। जो कपास उद्योग था उसमें जेनी नाम की जो मशीन थी, उसमें उस मशीन में बच्चे अपने छोटी उंगलियों और छोटी कदकाठी की वजह से आसानी से काम कर पाते थे। तो मिल मालिक जो हैं छोटे बच्चों को काम पर रखते थे। जो मशीनें लगाई गई थी वो बहुत पास पास में लगाई गई थी, ज्यादा जगह ना घेरे वो और कम जगह में ज्यादा मशीनें लगें। तो कम जगह होने के कारण कम जगह में बच्चे काम कर सकते थे, इसलिए बच्चों को उन मशीनों पे काम पे लगाया जाता था। मशीनों में कई घंटे तक बच्चे काम करते रहते थे, यहाँ तक कि रविवार को भी उनको मशीनों की साफ सफाई देख रेख करने के लिए आना पड़ता था। और कभी कभी ये भी हो जाता था कि बच्चे काम करते करते इतना थक जाते थे कि झपकी आ जाने के कारण वो मशीन में ही गिर जाते थे। ये आप देखें, ये जेनी मशीन है जहां पे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को उस पे चढ़ करके इस तरीके से काम करना पड़ता था। ये आप देखें, ये जो कोयला और जो खनन उद्योग था उसमें जो छोटी सकरी खदानें थी उनमें घुस करके बच्चे इस तरीके से काम करते थे। ये बच्चे जो हैं गाड़ी जिसमें कोयला भरा हुआ है उसको खींचते थे, या जो छोटी खदानें हैं वहां पे घुस करके ये बच्चे काम करते थे। ये भी जो है ये एक तरीके से ये धक्का दे करके बच्चा गाड़ी को ले जा रहा है जिसमें कि कोयला या लोहा जो भी लदा हुआ है, और ट्रैपर के रूप में भी वो काम करते थे। बच्चा, आप ये देखें, एक बच्चा बैठा हुआ है दरवाजे के बगल में, ये खदान का दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करता था और घंटों इसी स्थिति में ये बच्चा बैठा रहता था। तो इस तरीके से बच्चों की बहुत बुरी स्थिति थी काम करने के लिए। तो जहां कोयले की खदानें सक्रिय होती थी वहां बच्चों से काम लिया जाता था क्योंकि वो कम जगह में काम कर पाते थे। बच्चों को ट्रैपर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ट्रैपर के रूप में, जैसा मैंने बताया, दरवाजा खोलना और बंद करने के काम में। बच्चे कोल बेरर के रूप में कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। कोल यानी कि कोयला, बेरर मतलब उसको लादना, तो कोल बेरर के रूप में ये काम करते थे। कारखाने मालिक जो हैं वो बच्चों को छोटी उम्र में ही अपने यहाँ नौकरी दे देते थे, इसलिए ताकि वो ट्रेंड हो जाएं और आगे चलकर जब वो बड़े हों तो उन्हीं उद्योगपतियों के यहाँ, उन्हीं कारखाना मालिकों के यहाँ ये बच्चे काम करने लगे। तो बच्चों की बहुत बुरी स्थिति और बहुत बुरी स्थिति में उनसे काम लिया जाता था। 28% से अधिक बच्चे जो हैं वो 14 साल से कम आयु में ही काम शुरू कर देते थे, यानी कि बहुत छोटी उम्र से बच्चे जो हैं काम करने चले जाते थे। महिलाएं जो हैं वो जब घर से बाहर उद्योगों में काम करने जाने लगी तो उन्हें तनख्वाह के रूप में मजदूरी मिलने लगी। इससे उनको कुछ वित्तीय स्वतंत्रता मिली। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद की, अपने परिवार की आय में उन्होंने हिस्सा बटाया और एक तरीके से उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा कि वो किसी तरीके से आर्थिक रूप में काम कर रही हैं या आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें एक तरीके से मिली हुई है। लेकिन काम करने की जो स्थिति थी वो इतनी खराब थी या इतनी अपमानजनक स्थिति में उन्हें काम करना पड़ता था कि उनको इससे बहुत, उनके स्वास्थ्य को, उनके आत्मसम्मान को बहुत हानि पहुंचती थी। और
फिर भी उनको मजदूरी करनी पड़ती थी, मजबूर होकर के गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। और चूंकि वो विरोध नहीं कर सकती थी, और चूंकि वो किसी तरीके से मिल मालिक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए उनको उन काम किया में रखा जाता था। और उनको भी इस काम को करने के लिए, चाहे वो कितनी भी खराब परिस्थिति हो, इन महिलाओं को बाध्य होना पड़ता था। काम के नियम के कोई कितने घंटे होंगे इसका कोई नियम नहीं था। और जो उद्योगपति के ऊपर ये किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं थी कि वो महिलाओं और बच्चों और जो पुरुष मजदूर हैं उनकी स्थिति का ध्यान रखे। तो बच्चों, ये हमने जो आज पढ़ा है भाग, इसमें हमने भाप की शक्ति पढ़ा। भाप की शक्ति से किस तरीके से मशीनों में काम होना शुरू हुआ, किस तरीके से भाप की शक्ति को खनन उद्योग में इस्तेमाल किया जाने लगा, नहरें कैसे आई और नहरों ने किस तरीके से जो है वो कोयले की लदाई नहरों के जरिए नाव पे होती थी और कोयला एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था। कैसे धीरे धीरे नहरें जो हैं वो बहुत ज्यादा उसमें भीड़ भाड़ होने लग गई। बाढ़ और सूखे के कारण नहरों का जो है वो उतनी फायदेमंद नहीं रह गई। और फिर रेलों का विकास हुआ और कैसे रेलें जो हैं वो उनके जो इंजन शक्तिशाली भाप से चलने लगे और वे खदानों में भी रेलों से जो है सामान ढोया जाने लगा। और कैसे ये परिवहन का साधन बना और लोग बाग भी और सामान भी एक जगह से दूसरी जगह रेलों से आने जाने लगा। और रेलों में भी कई तरीके के बहुत सारे तकनीकी विकास हुए। इन सारे परिवर्तनों की वजह से सामाजिक जीवन परिवर्तित हो गया। उसमें अच्छा परिवर्तन भी आया और उसमें हानिकारक परिवर्तन भी आया। अच्छा परिवर्तन जो है, जाहिर है जो उद्योगपति थे जो कि एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा परिवर्तन आया, उनकी समृद्धि और बढ़ गई। लेकिन जो दूसरे जो मजदूर थे उनके जीवन जो है और ज्यादा नारकीय या और ज्यादा खराब हो गया। मजदूर जो थे, जो कि उद्योगीकरण में उनका बहुत बड़ा हाथ था, मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मजदूर जो हैं बहुत ही बुरी परिस्थिति में काम करने के लिए बाध्य थे। उनको बहुत गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। उनका जो जीवन स्तर था वो बहुत खराब था। औरतें और बच्चे इस औद्योगिकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। औरतें और बच्चे कोयले खदानों में, खासकर बच्चे, और जेनी मशीन पर बच्चे काम करते थे। और औरतें भी कपास के उद्योगों में उनको काम करना होता था या वो काम करती थी। और उनको बहुत ही खराब स्थिति में काम करना होता था। कोई नियम नहीं थे और इसलिए उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। बच्चों को बहुत ही नारकीय जीवन जीना पड़ता था उन उद्योगों में। और उनको बहुत सक्रिय जगह जहां हवा साफ नहीं थी और बहुत कष्टकारी तरीके से उनको काम वहां पे करना पड़ता था। तो ये आपके औरतों और बच्चों की स्थिति थी औद्योगिकरण में। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो परिवर्तित जीवन हुआ वो मजदूरों, औरतों, बच्चों के लिए जो जीवन वो बहुत ही खराब रहा। लेकिन जो उद्योगपति थे उनके जीवन जो है वो समृद्ध रहा और बहुत अच्छा हुआ। और जो ये खराब जीवन था इसके कारण आगे चल करके ब्रिटेन की सरकार को नए नियम बनाने पड़े, जिससे कि ये जो काम करने का जो तरीका है वो सही हो सके और मजदूरों का शोषण इतना नहीं हो सके। ये मैंने अभ्यास के आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और हम अगले भाग में इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भाप की शक्ति का प्रयोग औद्योगिक क्रांति के काल में किस प्रकार किया गया? तो इसमें आप बताएंगे कि भाप की शक्ति का प्रयोग जो है खनन उद्योग में किया गया, फिर उससे जो है इंजन बने और इस तरीके से भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया। नहर और रेलों का विकास औद्योगिक क्रांति में क्या योगदान है? नहर से आपको बताना है कि कोयला जाता था, रेलों से भी सामान और लोगों का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह होता था। नहरों के बारे में भी आपको जो है कोयला उससे नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाता था, जिससे कि औद्योगिक क्रांति में इसका योगदान था। औद्योगिक क्रांति से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए आपको बताना है। अच्छे परिवर्तन भी आए, नकारात्मक परिवर्तन भी आए, समृद्धि बढ़ी और लेकिन मजदूरों का जीवन जो है वो उसमें बहुत नकारात्मक परिवर्तन या उसमें बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
इस काल में महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति थी, तो आपको बताना है कि महिलाएं जो है कपास उद्योग में काम करती थीं, बच्चे कपास उद्योग में भी और खनन उद्योग में भी काम करते थे। महिलाओं और बच्चों को बहुत खराब स्थिति में वहां पे काम करना पड़ता था, कोई नियम नहीं था, इन लोगों का बहुत शोषण भी इसमें किया जाता था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है और उनकी क्या स्थिति थी, किस तरीके से उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, इसका वर्णन आपको इस उत्तर में करना है। पहले भाग में हमने जो पढ़ा उसके अंत में मैंने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए थे। पहला प्रश्न था औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें उत्तर में आपको लिखना था कि भारी पैमाने पर सामान का उत्पादन बढ़ गया, भाप का उपयोग होने लग गया, नहरें रेलों का उपयोग हुआ, सामाजिक भेद बढ़ गए, एक वर्ग संपन्न हो गया, एक वर्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई, काम करने की बहुत खराब व्यवस्था थी और अंततः सरकार को इसमें नए कानून बनाने पड़े। दूसरा प्रश्न था औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों हुई, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन एक बहुत ही सुदृढ़ साम्राज्य था। ब्रिटेन के तीनों हिस्से वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक ही शासक द्वारा शासित होते थे। वहां एक ही मुद्रा, कानून, एक ही तरीके का बाजार था, मुद्रा विनिमय होता था, कमाई जो है लोगों को वेतन के रूप में ही मिलती थी और इससे बाजार में खर्चा करने में आसानी होती थी, जिससे कि उत्पादन और बढ़ा, मांग बढ़ा तो उत्पादन भी बढ़ा। बहुत सारे लोग गांव से रोजगार की तलाश में शहर गए और वो उद्योगों में वहां पे कम तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार रहे। इस कारण औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई। तीसरा प्रश्न है लोहे और कोयले के क्षेत्र में क्या नए आविष्कार हुए, तो इसमें आपको बताना है जो डर्बी परिवार ने जो नए आविष्कार किए लोहे के क्षेत्र में, जो आविष्कार किए गए, जो तकनीक का प्रयोग किया गया, जैसे धमन भट्टी, आलोड़न भट्टी, बेलन मिल के बारे में, किस तरीके से लोहा बढ़िया किस्म का और मजबूत और ज्यादा बढ़ने लगा, किस तरीके से काठ कोयले की जगह पर कोक का इस्तेमाल किया जाने लगा, ये आपको इसमें लिखना है। कपास की कताई और बुनाई में क्या नए आविष्कार हुए, इसमें आपको लिखना है कि कैसे धागा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने जिससे कि बुनाई का काम ज्यादा हो, इसके लिए कई आविष्कार किए गए और इसमें उड़न तुरी करघा, कताई मशीन, वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम, इनके बारे में आपको लिखना है।